नूर नीचे जाने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज तो इस गंदगी से ना निकली तो अगली आने वाली सारी जिंदगी उसी गंदगी की फिजा में सांसें लेती रहेगी, क्योंकि गिरो कल से बाकायदा तुम्हें हमारी तरह गलियों बाजारों में नाचने के लिए भेजने वाली है। सिताइश के मिना से अदा होने वाले लफ्जों ने उसका दरवाज़ा की तरफ बढ़ता हाथ रोक दिया। मैं यहीं रहना चाहती हूँ सिताइश आपी, मुझे अब नाचना अच्छा लगता, आपके साथ घंटों बैठकर बातें करना अच्छा लगता। मैं दोबारा इन लोगों में नहीं जाना चाहती जिन्होंने मेरे वजूद को बेमानी करके एक कचड़े का ढेर समझकर फेंक दिया। अंदाज बेबसी लिए हुआ था। नूर सब कुछ फरामोश कर दे, बस ये याद रख कि कल तेरी इज्जत नफस का एक भरम इजमा में कत्ल होगा, और यकीन जान इस बार अपनी इज्जत नफस की कातिल तो खुद होगी। सिताइश ने इसे दोनों शानों से थामकर झंझोड़ा। मेरी इज्जत नफस तो बड़ी बेदर्दी से आज से 8 साल कब्ल कत्ल कर दी गई, और फिर इतनी ही खूबसूरती से रोने का हक भी मुझ से छीन लिया गया। अब तो ढीठ हो गई, फर्क नहीं पड़ता। वो तरानस की कैफियत में मुस्कुराई। तो जिद छोड़ दे और वही नूर बन जा जो आज से 8 साल कब्ल इज्जत से जीना चाहती थी। असने आखिरी मुहिम सी कोशिश की। अगर मैं जिद छोड़ भी दूं तो क्या फ़ायदा, मेरे पास कौन सा रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना है। वो कुछ हद तक अपनी ज़ात पर चढ़ाया होल सरका गई तो सिताइश ने इसे वालिहाना तौर पर गले लगाया। हमाद तुम्हारे डैड तुम्हीं खाने पर बल्ला रहे हैं। वो पार्टी से वापस आकर आराम की गर्ज से बिस्तर पर लेटा था जब मससस गिलानी की आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे भूख नहीं है, वो मीना पर तकिया रखते हुए बोला। इन्हें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से नीचे आ जाओ। वो इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके वापस चली गई तो हमाद को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। अस्सलामु अलैकुम। मिस्टर गिलानी खाना खाने के बाद चाय पी रहे थे जब हमाद ने लावानज में दाखिल होते हुए सलाम किया तो इन्होंने सलाम का जवाब देने के बाद इसे सामने पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। कैसी जा रही है पढ़ाई? जी अच्छी जा रही है। वो लातल्लुक़ सा बैठा था। हमाद मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मिस्टर गिलानी बना किसी तमहीद के मदे पर आए। कैसी फेवर? वो नासमझी से गोया हुआ। मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी से आने के बाद तुम कुछ वक्त मेरे ऑफिस को दिया करो। वो चाय का आखिरी घूंट भरने के बाद कप सेनेटरल टेबल पर रखते हुए बोले। डैड मैं इतना शारिप नहीं हूँ कि दिन में दो ड्यूटीज़ निभा सकूं। हमाद बगैर किसी लगी लिपटी के बोला। लेकिन तुम कुछ वक्त तो ऑफिस को दे सकते हो ना। डैड मैं अभी इस सारी जिम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहता, और दूसरी बात मेरा बिजनेस की फील्ड में आने का कोई मूड नहीं। वो संजीदगी से कहकर मीना दूसरी साइड पर कर गया। देखो हमाद, जो कुछ मैंने बरसों से मेहनत करके कमाया वो सब आने वाले कल में तुम्हारा। अगर मेरे बिजनेस को तुम नहीं संभालोगे तो कौन देखेगा इसे? और सच कहूँ तो मुझे अब अपनी बढ़ती उम्र से अंदाज़ा हो रहा कि मैं ये सब ज़्यादा देर मज़ीद हैंडल नहीं कर सकूँगा। आई नीड सम रेस्ट। इनके अंदाज में इल्तिजा वाज़ा थी। डैड आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो कश्मकश का शिकार हुआ। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मुझे कुछ देर सुकून से रहना किसी भी स्ट्रेस के बगैर, और इसमें सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो अपना हाथ इसके सामने फैला गए। लेकिन डैड मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकूंगा। अंदाज बेबस था। मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। वो अपना फैला हुआ हाथ मजीद आगे करते हुए बोले, जिसे हमाद ने कुछ सोचते हुए थाम लिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला तो मिस्टर गिलानी ने अपनी जगह से उठकर बाकायदा इसे गले लगा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो इसकी कमर थपथपाते हुए बोले तो हमाद मुस्कुरा भी ना सका, क्योंकि इसे अपनी आंखों के सामने एक जिम्मेदारी की तलवार लटकती हुई नजर आने लगी। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा हूँ। हमाद मिस्टर गिलानी से अलहदा होकर की सटीनट से अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकलता चला गया। क्या आपको लगता हमाद को बिजनेस में शामिल करने से उसका हाजिर की तरफ झुकाव कम हो जाएगा? हमाद के जाने के मससस गिलानी परेशानी से गोया हुई। बेगम तुम परेशान मत हो, मैं इसे कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा अलझाऊंगा कि इसके पास हाजिर तो किया अपने लिए भी टाइम नहीं बच सकेगा। वो हंसते हुए इन्हें अपने साथ लगाए बेडरूम की तरफ चले गए। फैशन मैगजीन के सफ़ात पलटते हुए वो इकत्ताया हुआ नजर आ रहा था।
जब ही मोबाइल की स्क्रीन बलनक होने लगी, हाजिक स्क्रीन पर जगमगाने वाला नाम देख भरपूर अंदाज में मुस्कुराया और फौरा से कॉल रिसीव कर ली। कैसे हो? वो हमाद के सलाम का जवाब देते हुए मजीद गोया हुआ, अल्लाह का शक्र है हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। आवाज़ में वाज़ा शरारत का अंसर शामिल था। हमाद ऐसे मत किया करो, मुझे डर लगता कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। जब तुम साथ हो तो किसी की नज़रें मुझे छूकर भी नहीं गुजर सकती। हमाद मुस्कुराते हुए बोला, क्यों मैं कोई नज़र बटू हूँ? वो मसनूई गुस्से भरा अंदाज में बोला, तुम तो वो माशाअल्लाह हो जिसके साथ चलते हुए मैं हमेशा खुद को एक महजूज हिसार में तस्वुर करता हूँ। हमाद ये तो मेरी लाइन है, ऐसा मेरे साथ होता, मैं जब भी तुम्हारे साथ चलूँ मुझे दुनिया की मलामत करती हुई नजरें भूलने लगती हैं, फिर मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ वी आर इनफ फॉर ईच अदर। हमाद नरमी से गोया हुआ, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, अब ये भी बता दो फ़ोन किस लिए किया? हाजिक अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, बस वैसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। मेरा ख्याल है अब से तकरीबा 5 घंटे पहले तक हम साथ थे। हाजिक वाल कलाक की तरफ नज़र दौड़ाते हुए बोला, किया तुम जानते हो 5 घंटे में 300 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऐसे में तुम्हारी याद आना फितरी बात है। अब टेक्निकली तुम 1 मिनट ज़ाया किए बगैर नीचे पार्किंग एरिया में आ जाओ। वो गाड़ी पार्क करके बाहर निकला और दरवाज़ा से टैक लगा कर खड़ा हो गया। तुम इस वक्त नीचे क्या कर रहे हो? बताया तो है तुमसे मिलने आया हूँ। जितना हाजिक इसकी अचानक आमद पर हैरान था, इतना ही हमाद पुरसुकून अंदाज अपनाए हुए बोला और साथ ही काल डसक निकट कर दी। इसे खुद पर अच्छे से ओढ़ ले। सिताइश ने अपने कंधों से चादर उतार कर नूर की तरफ बढ़ा दी, जिसे वो कपकपाते हाथों से थामकर खुद पर ओढ़ चुकी थी। ये अमरीना के घर का पता, मेरा फ़ोन नंबर और कुछ पैसे अपने पास रख ले। अमरीना से मेरी बात तो हो गई है, लेकिन फिर भी तो वहाँ इसके पास पहुंचकर मुझे अपनी हैरियत से आगाह कर देना, वो तेरा इंतज़ार कर रही है। सिताइश इसकी हथेली पर 5,000 के नोट और पर्ची पर लिखा घर का एड्रेस रखते हुए नरमी से गोया हुई तो नूर अपनी मुट्ठी में वो पैसे और पर्ची दबा गई। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान फरामोश नहीं करूंगी। नूर इसके गले लगी, यह कदम ससकी और फिर बेशुमार खामोश आंसू पलकों की भार तोड़कर दोनों के चेहरे पर फैल गए। अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे और तू जहाँ भी रहे इज्जत से रहे। सिताइश इसके चेहरे पर मौजूद आंसू साफ करते हुए छत के पीछे से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सिताइश आप भी ये सब छोड़कर मेरे साथ चलें। नूर ने तकरीबा 10वीं बार ये बात दोहराई। नूर, मेरे लिए ये लत छोड़ना मौत के मुतरादिफ होगा, क्योंकि मैं खुद को मार कर कब से इस नशे की गहराई में उतर चुकी हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसे अलविदा कर रही थी। मैं आपको बहुत याद करूँगी। वो एक बार फिर इसे गले लगी और अलविदी नज़र डालकर जीने उतरती चली गई। आनम प्लीज़ खुद को संभालो। वो बेड पर करूट लिए लेटी मुसलसल आंसू बहा रही थी जब दराब खान ने खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए इसे टूका। मैं क्या करूं खान, मुझे सब्र नहीं आ रहा। वो आंसू साफ करते हुए आठ बैठी। तुम रो रो कर खुद को हलकान क्यों कर रही हो? मुझ पर यकीन रखो, मैं इसे वापस ले आऊँगा। मैंने बात की है पुलिस से, कल हम दोबारा जाएंगे और मुझे उम्मीद है अब की बार हम नूर को वहाँ से बाजियाब करवाने में कामयाब रहेंगे। वो उसका हाथ सहलाते हुए आनम को तसल्ली दे रहा था। आप सच कह रहे हैं? यकदम इसके चेहरे पर खुशी फूटी थी। बिल्कुल सच। दराब खान इसके चेहरे पर मौजूद आंसू साफ करते हुए रिसानियत से बोला, खाना खा लो, तानीस भी तुम्हारी वजह से परेशान हो गई थी। बहुत मुश्किल से इसे खाना खिलाकर सलाया। वो ट्रे साइड टेबल से उठाकर बेड पर रखते हुए गोया हुआ, आपने खाना खाया? आंखों की सुर्खी अब भी बरकरार थी। 17 साल से मुझे तुम्हारे हाथ से शुरू किया गया खाना खाने की आदत है, असने नरमी से बोलते हुए एक नवाला आनम की तरफ बढ़ा दिया। आप भी खाएं ना, आप खिला दी मैडम। जिस अंदाज में आनम बोली, दराब खान खूबखू उसी अंदाज में आंखों में मोहब्बत लिए गोया हुआ तो इतनी टेंशन के बावजूद भी वो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। गाड़ी के शीशे पर हाथ रखे वो हसरत से हर गुजरते हुए मनाजिर को देखते हुए अपनी 15 साला जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि वो पहले कभी इस दुनिया से रोशनास नहीं हुई जहां आज वक्त ने इसे ला खड़ा किया था।
नूर जूंगी सीढ़ियों उतर कर नीचे आई, इसने खुद को एक अंधेरी गली में खड़े पाया, फिर सिमत का तयन किया बगैर मैन सड़क की तलाश में अपने ऊपर ओढ़ी चादर को मजीद लपेटे आगे बढ़ने लगी। काफ़ी देर चलने के बावजूद भी वो खुद को इन्हीं सुनसान गलियों में खड़ा महसूस कर रही थी। फिर अचानक एक तरफ से आती हल्की सी रोशनी दिखाई दी तो वो उसी सिमत दौड़ने लगी। कुछ ही वक्त बाद वो मेन रोड पर जा पहुंची और गहरा गहरा सांस लेते हुए सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखने लगी। फिर फौरा सीधे होकर नूर ने पास से गुजरती एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया और मुतवक्के जगह का एड्रेस बताकर खामोशी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। नूर अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी जब अचानक गाड़ी के बीच सड़क पर रुक जाने से वो अपने लातादाद ख्यालात झटक कर वापस हकीकत की दुनिया में लौटी। अनकल किया हुआ वो परेशानी से टैक्सी ड्राइवर से इस्तिफसार करने लगी, जो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। बेटा, पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब क्या होगा? यकदम इसकी ज़बान से निकला। बेटा, आप यहाँ से कोई और टैक्सी करवा लें, क्योंकि मुझे यहाँ से जाकर पेट्रोल लाने में काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे में इतनी रात को आप अकेली सड़क पर क्या करोगी? बेहतर यही है आप चली जाओ। वो गाड़ी से उतरते हुए बोला तो नूर भी इसकी तकलीद करती हुई नीचे उतर आई और किराया देने के बाद शुक्रिया अदा करते हुए सड़क के एक कोने की तरफ चलने लगी। अब बताने की ज़ुहमत करोगे किस मकसद के तहत तुम यहाँ तशरीफ़ लाए? हाजिक जूं ही नीचे आया तो हमाद को पार्किंग एरिया में गाड़ी के पास खड़े पाया, फिर मुस्कुराते हुए उसी की तरफ बढ़ गया। इरादे तो नेक हैं। हमाद हंसते हुए इसके गले लगा। लगता नहीं तुम मुझ पर शक कर रहे हो, हमाद घूरते हुए बोला। हम तुम कह सकते हो, हाजिक गाड़ी के बम्पर पर बैठते हुए बोला। क्या तुम जानते हो तुम्हें मुझ जैसा मासूम और सीधा सादा इंसान दोबारा नहीं मिल सकता। हमाद फौरा दरवाज़ा से हटकर हाजिक के बराबर बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम जलेबी जैसे, वो हंसी दबाते हुए बोल ही रहा था जब हमाद ने रखकर एक मुक्का इसके कंधे पर मारा। क्या तुम यहाँ मुझे मारने आए हो? वो अपना कंधा सहलाते हुए घूर कर बोला। नहीं आया तो मैं तुमसे टिरट और एक मशवरा लेने था। वो बालों को झटक कर एक आंखा दबाते हुए बोला। टिरट किस खुशी में? हाजिक अबरू उठाकर बोला। तालिबा आप मौसूफ का एज ए मॉडल सिलेक्शन हो गया, बस उसी खुशी में, ज़्यादा कुछ नहीं। एक पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, वो भी एक सड़ा लारज। वो होंठ दबाते हुए अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। और तालिबा हमारी ये टिरट की बात एक कामयाब फोटोशूट के बाद की हुई थी। वो नरोठेपन से बोला। तुम पर यह हिसाब किताब करना सूट नहीं करता। तुम ठीक कह रहे हो, चाहे मैं कनगाल हो जाऊं, लेकिन हिसाब किताब करना मुझे ज़ेब नहीं देता। हाजिक इसे घूरते हुए कदरे दानत पेश कर बोला। फिर क्या कहते हो, चलें अब? हमाद इसकी बात का असर लिए बगैर बोला। तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं तब तक रूम से अपना वायलट ले आऊं। कहाँ फिर से इतनी दूर जाओगे? मैं पे कर दूंगा, तुम बाद में मुझे पैसा दे देना। वो कंधे उचटका कर हल पेश करने लगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाजिक इसे घूरते हुए गाड़ी में बैठ गया। अब ये भी बता दो, मशवरा किस हवाले से चाहे? यार, अभी कुछ वक्त पहले डैड ने एक अलग कहानी सुना दी मुझे, तो समझ नहीं आ रहा मैं ये सब हैंडल कैसे करूँगा। अब की बार हमाद चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए इसे सारी बात बताने लगा। हाँ हमाद, सच कहूँ तो मेरे ख्याल से तुमने अनकल की बात मानकर बहुत अच्छा किया। एक बेटा होने के नाते तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता कि तुम इन दोनों की इज्जत करो, इनका ख्याल रखो। हाजिक मुसलसल मुस्कुराते हुए इसे शाबाशी दे रहा था। हाजिक, तुम मेरी परेशानी समझ नहीं रहे। एक बात है जो मुझे खटक रही है। वो मध्यम आवाज़ में गोया हुआ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? वो बाकायदा इसकी तरफ रुख किए इस्तिफसार करने लगा। मुझे लगता ये सब मॉम डैड ने किसी प्लान के तहत किया, लेकिन मैं इनकी ब्लैक मेलनक के आगे इतना मजबूर हो गया कि मुझे इनकी बात माननी पड़ी। हमाद सर झटकते हुए बोला और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर मुझसे, हत्ता कि अपने आप से भी पहले इनका हक है। इसलिए वो जो चाहते इसे खुश उसलूबी से पूरा करो। हाजिक हमाद के हाथ पर हाथ धरते हुए नरमी से बोला और फिर खुद को कंपोज करने के लिए खिड़की के इस पार देखने लगा। मामा, मैं स्कूल क्यों नहीं जाती? मासूमियत इसके चेहरे
वाज़ा थी, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मेरी नूर के पास तो पहले से ही इतनी अच्छी टीचर मौजूद है। लेकिन आप मेरी मामा ही, मुझे भी टीचर से पढ़ना। यकदम इसके कानों में जानी पहचानी आवाज़ें गूंजी तो वो सर झटक गई। काश मामा आपने अपनी नूर का दिफा किया होता तो आज मुझे यूं दरबदरी की ठोकरें ना खानी पड़ती। वो लम्हा बे लम्हा माजी और हाल के ख्यालों में मगन चलते हुए कब मेन रोड से हटकर एक स्ट्रीट में उतर आई, इसे अंदाज़ा ही ना हो सका चौनकी वो तब जब इसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। जूं ही वो पीछे मुड़ी तो 3 लड़कों की खुद पर अठठी गलीज नज़रों से घबरा कर अपनी चाल में वाज़ा तेजी पैदा किए चलने लगी। पीछे हटू, मेरा रास्ता छोड़ो। वो इन तीनों को अपने गर्द घेरा बनाते देखकर डरते हुए कांपते लहजे और आंखों में वहशत लिए गोया हुई, भाई हम तो नफस के मारा ही कभी भी कहीं भी शिकार की तलाश में रहते हैं। वो तीनों हबासत से एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे तो नूर को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग मुझे समझ रहे हो। यकदम इसकी आंखों में ढेरों आंसू जमा हो गए तो सामने मौजूद नफूस 2 कदम का फासला तय करके मजीद इसके करीब हुए, जबकि नूर पीछे खसक रही थी। उसका पूरा जिस्म खौफ हरास से सिर पर रहा था। जब ही वो अपने पीछे मौजूद इन में से एक के सीने से टकराई तो उसने एक झटके से नूर के वजूद पर मौजूद चादर उतार कर दूर उछाल दी और हंसते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया। कौन काफिर रात के इस अंधेरे में तुमसे मिना मोड़ कर जाना चाहेगा। वो बहुत खोलती हुई ख्वाहिशात के तलातिम से सरशार नूर की जानिब बढ़े तो वो रोते हुए अपनी उम्मीद और हौस खोने लगी और वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई, गोया खुद को खुद ही डिश में रखकर पेश करने के मुतरादिफ। नूर, अभी तुम्हें इस सूरत की समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो इसे बाकायदा तफसीर के साथ पढ़ना चाहे तब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ या ना हूँ। हमेशा अपने लिए अल्लाह से नूर मांगना, वो तुम्हारे दिल में अपना नूर भर दे, तुम्हारे वजूद को अपने नूर से महका दे और फिर तुम किसी गलत काम की तरफ ना बढ़ सको, इसके करीब ना जा सको। इसे शायद अपनी औलाद के खो जाने का डर था, इसीलिए इतनी संजीदगी से नूर को इसकी उम्र से भरकर बातें बताना चाह रही थी। ममा, मैं आपके पास ही तो हूँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो हर चीज़ से बेखबर थी, यहाँ तक कि अपनी हकीकत से भी। नूर, बस तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करना, खुद पर कभी किसी को हावी मत होने देना। आनम महज इतना ही कह सकी थी, इसे समझ नहीं आ रही थी वो नूर को किन अल्फाज में इसकी हकीकत से आशना करवाए। वो इसे कैसे समझाए कि ये दुनिया भेड़ियों से भरी है और इसकी औलाद में मर्द के साथ साथ औरत का अंसर भी मौजूद है, तो वो इस बेरहम दुनिया से खुद को महफूज रखे। आई परामर्श ममा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, अब मुझे आगे पढ़ाएं, इतना मज़ा आ रहा था आपको सुनने का। वो चहक कर बोली और दोबारा कुरान मजीद खोलकर मुंह के सामने बैठ गई। नूर, अभी तुम्हें इस सूरत की समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ तो इसे बाकायदा तफसीर के साथ पढ़ना चाहे तब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ या ना हूँ। हमेशा अपने लिए अल्लाह से नूर मांगना, वो तुम्हारे दिल में अपना नूर भर दे, तुम्हारे वजूद को अपने नूर से महका दे और फिर तुम किसी गलत काम की तरफ ना बढ़ सको, इसके करीब ना जा सको। ममा, मैं आपके पास ही तो हूँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? नूर, बस तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करना, खुद पर कभी किसी को हावी मत होने देना। आई परामर्श ममा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, अब मुझे आगे पढ़ाएं, इतना मज़ा आ रहा था आपको सुनने का। वो बेबसी की तस्वीर बनी खुद पर इन दरिंदों को हावी होता देख रही थी, जब अचानक जहन के पर्दे पर एक फिल्म शनासा आवाज़ों के साथ चलने लगी तो वो गहरा सांस लेकर खुद को मजबूत जाहिर करती आठ खड़ी हुई और इनमें से एक को धक्का देकर मुखालिफ सिमत में भागने लगी। अपने पीछे बुलंद होते कहकहे वो बाआसानी सुन सकती थी। वो शायद इसे अपने सामने बेबस और मजबूर देखकर लतिफ़अंदोज़ हो रहे थे, जब ही इसे छूट देकर भागने दे रहे थे। नूर कुछ ही आगे गई जब किसी ने सामने से आकर इसे शानों से थामा और फिर बालों से दबोचकर पीछे खड़े अपने दोनों साथियों की तरफ धकेला, जैसे एक जिंदा जीते जागते इंसान की बजाय वो एक फुटबॉल से खेल रहे हों। जबकि नूर इनकी आंखों में उतरी दरिंदगी देखकर खौफ के ज़ेर असर वहीं जम गई। अल्लाह का वास्ता, मुझे जाने दो। एक बार फिर अपने बचाव के लिए वो
हज़ीनी अंदाज में चलाते हुए सामने खड़े शख्स के चेहरे पर अपने हाथों की छाप छोड़ चुकी थी। तभी इसने बेदर्दी से नूर को ज़मीन की तरफ धकेलते हुए इसकी कमीज़ का दामन चाक किया। ममा बचाएं। अपने हवास खोने से पहले ये आखिरी अल्फाज इसकी ज़बान ने अदा किए और फिर खुद पर किसी को बेदर्दी से झकते देख वो आँखें मौनत गई। नूर, वो जैसे एक खौफनाक ख्वाब से जागी थी। चेहरे पर मौजूद बेजा पसीना और परेशानी वाज़ा नज़र आ रही थी। खान अठी अभी नूर को लेकर आए। वो यकदम दराब खान को झुंझुड़ने लगी जो बेखबरी की नैनद सौर रहा था। आनम किया हुआ सब ठीक तो है? वो हड़बड़ा के अटके हुए इस्तिफसार करने लगे। खानमी ने नूर के हवाले से बहुत बुरा ख्वाब देखा। वो एक अनजानी जगह पर अकेली बैठी मुसलसल रो रही थी। तभी कोई इसे सफ़ाकी से अपनी तरफ खींचने लगा। वो मुझे आवाज़ें दे रही थी खान। वो मुसलसल रोते हुए अपनी बात बयान कर रही थी। आनम तुम परेशान मत हो, वो ठीक है, बल्कि इस वक्त सो रही होगी। तुम फजूल में टेंशन ले रही हो। दराब खान ने इसके चेहरे पर फैले आंसू साफ करते हुए कहा। खान, वो मुझे आवाज़ें दे रही थी, मैंने खुद सुना। वो मुझे बल्ला रही थी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची इस वक्त किसी तकलीफ में है, आप प्लीज़ इसे अभी वापस ले आएं। वो रोते हुए अल्तजाया अंदाज में कहने लगी। आनम, इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है, हम सबा नूर को लेने जाएं गे। तब तक इसके हक़ में दुआ करो कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। दराब खान उसका हाथ सहलाते हुए तसल्ली भरे अंदाज में बोला और फिर इसे अपने साथ लगा लिया ताकि ख्वाब का असर ज़ाइल हो सके। लेकिन कौन जाने ये ख्वाब नहीं हकीकत थी जिसने एक माँ के दिल को बाखबर कर दिया कि इसकी औलाद पर क़यामत टूटने वाली है। गाड़ी रोको। वो जो हमाद से दूरी का सोचकर खिड़की इस पार ना जाने किया खूजने में मसरूफ़ था, अचानक आंखों के सामने किसी बेबस वजूद को गिरता देखा। किया हुआ हाज़िर के यकदम चलाने से हमाद ने फ़ौरा ब्रेक लगाई। वो 1 मिनट की ताख़ीर किए बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जो इस सुनसान सड़क पर इन गाड़ी से उतर आए हो? हमाद बाहर निकलकर इसकी अकल पर मातम करने लगा, लेकिन हाज़िक़ सुनी करता पीछे की तरफ स्ट्रीट में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर पूरे कद से कांप गया। जहाँ मासूम बच्ची को तार तार करने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। पीछे हटू। इसने दौड़कर नूर तक का फासला तय किया जो ज़मीन पर होशो खिरद से बेगाना किसी की दरिंदगी का निशाना बनने वाली थी। हाज़िक़ ने आगे बढ़कर नूर के ऊपर झुके शख्स को कॉलर से पकड़ा और इसके चेहरे पर जाबजा थप्पड़ मारा। फिर अपनी शर्ट उतार कर नूर के फटे हुए दामन पर फेंक दी। वो खुद भी नहीं जानता था कि इस में इतनी हिम्मत कैसे आई। बस याद था तो सिर्फ इतना कि इसकी नज़रों के सामने इस वक्त एक बच्ची की इज्जत खतरे में थी। ओए तो कौन है, निकल यहाँ से। एक ने पीछे से हाज़िक़ की कमर पर वार किया तो वो दोहरा हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे अपने दोनों मजबूत हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे धक्का दे गया तो सामने खड़ा वहशी शख्स पीछे मौजूद दरख्त से टुकड़ा का ज़मीन बूस हो गया। हैंड्स अप। एक के गिरने पर बाकी दो जून ही हाज़िक़ पर झपटा। तब ही अंधेरे में दाएं हाथ उठाए, यकीना हाथ में गिन था। मैं एक शख्स रूपदार आवाज़ में धारा तो सब अपनी जगह पर साकत हुए। ये सब किया हो रहा? नीचे पड़े वजूद की तरफ इशारा करते हुए रात के अंधेरे में रूपदार आवाज़ एक बार फिर से गूंजी तो हाज़िक़ खुद को इनसे छड़ाकर सीधा हुआ और लफ्ज़ बेलफ्ज़ तफसील बताने लगा। उसी दौरान वो तीनों पुलिस से खौफ के मारे खसकते हुए दूसरी स्ट्रीट की तरफ दौड़ लगा गए। हाज़िक़, जल्दी से इस बच्ची को अटकाओ। हमाद हाथ में थामा लकड़ी का टुकड़ा दूर उछालकर हाँकता हुआ बोला। वो पुलिस वाला बंदा जो कहेगा मज़ीद वही करेंगे। अभी ऐसे हम इस बच्ची को नहीं ले जा सकते। वो हमाद के पीछे कुछ वक्त पहले खड़े शख्स को ढूंढ रहा था जो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। वो हंसी दबाते हुए बोला। यार, अभी कुछ वक्त पहले इधर ही मौजूद था। वो परेशानी से अपने माथे और नाक से बहता खून साफ करते हुए बोला। हाज़िक़, तुम हमेशा से इतने मासूम थे या अभी बन रहे हो? क्या मतलब? वो मुसलसल अपने माथे को सहला रहा था। यही कि तुम इतने मासूम हो, अपने सामने मौजूद पुलिस ऑफिसर को पहचान ही नहीं पा रहे। हमाद अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी को ज़ब्त करते हुए बोला। डोंट टेल मी कि वो तुम थे। वो अपने माथे पर लगी चोट भूल कर हमाद की तरफ मुतवज्जे हुआ जो कि मुस्कुरा रहा था। जब मैंने तुम्हें इनकी गिरफ्त में देखा तो तुम्हारी तरफ
अट्टे अपने कदम वहीं रोक लिए और लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सकीनत के हजारों हिस्से में पुलिस वाला बन गया। अब की बार वो बाकायदा कहा लगाकर हंसा तो हालात की संगीनी के खिलाफ जाकर हाजिर भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारी इस जानदार अदाकारी पर बाद में इनाम दूंगा, पहले इस बच्ची का सोचो किया करना। वो फिर से नूर की तरफ मुतवज्जे हुआ जो अभी तक होश की दुनिया से बेनियाज जमीन पर पड़ी थी। फिलहाल मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, बाकी बाद में सोचते किया करना। हमाद इतना कहकर सड़क की तरफ चल दिया, जबकि हाजिक ने अपने से कुछ फासले पर गिरी नूर की चादर उठाकर इस पर ओढ़ दी और इसे अपने बाजुओं में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जहाँ हमाद पिछली सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। तुम्हारा कुछ वक्त अभी ख़त्म हुआ, जो सुबह के 2-4 बजे घर दाखिल हो रहे हो। हमाद दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि अचानक उभरने वाली मिस्टर गिलानी की आवाज़ ने इसके कदमों को ब्रेक लगाई। बस लामगा ड्राइव पर निकल गया था, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ टाइम का। वो सर खजाते हुए मासूमियत से चोर लहजे में बोला, किया तुम हाजिर के साथ थे? अजीब से अंदाज में सवाल किया गया। डैड, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो पुरसुकून अंदाज में जवाब देते हुए सीढ़ियों उतरकर इनके सामने जा खड़ा हुआ। हमाद, एक बात सच सच बताना, किया तुम्हें कभी इस नामराद से कराहित महसूस नहीं हुई? डैड, इसे अपनी खुद की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी छोटी सोच के मालिक होंगे। वैसे आप खुद को लिबरल कहते हैं, लेकिन सोच वही 2 टके की। और हम एक बात कहूँ, मुझे इससे तो नहीं, लेकिन आप लोगों की सोच से ज़रूर कराहित महसूस होती है। वो अफसोस से कहकर बगैर रुके अपने कमरे की तरफ चल दिया। गजब हो गया गिरो, वो कलमुई अपने बिस्तर में नहीं है। अलीशा ने सबा सबा नूर को जगाने की गर्ज से चादर हटाई तो सामने बिस्तर पर तरतीब से तकिए पड़े देखकर चलाती हुई गिरो के पास पहुंच गई। वो कहाँ जा सकती है? ठीक से देख, इधर ही कहीं होगी। मैंने सही से देखा, वो अपने बिस्तर में नहीं है, वो कहीं चली गई है। ये किया बकवास कर रही है तो ऐसा कैसे हो सकता? इसे तो बाहर की दुनिया का इल्म भी नहीं, फिर कैसे वो यहाँ से भाग सकती है? कुछ ही लम्हों में गिरो के धरने की आवाज़ें गूंजने लगीं तो सारा ख्वाजा सिरा हाल में जुमा हो गए। मुझे सच सच बताओ, किसने इसकी यहाँ से भागने में मदद की? कौन है मेरा नमक हराम जिसको कल की आई वो मोई मुझसे ज़्यादा अजीज हो गई? अब की बार वो बाकायदा दोनों हाथों को आपस में गुस्से से बजाते हुए गोया हुई तो सबके चेहरे लाताल्लुक़ी का इजहार करने लगे। गिरो, आप हम सब की बजाय सिर्फ इस सिताइश से पूछें जो हर वक्त इसके साथ नजर आती थी। नरगिस ने मुतमईन खड़ी सिताइश की तरफ तनबीही नज़रों से देखते हुए कहा, जसके इत्मीनान में रहती बराबर फ़र्क ना आया। सिताइश, किया तो ने इसकी यहाँ से भागने में मदद की? किया तो ने इसे बताया कि वो आज बाकायदा नाचने के लिए बाहर भेजी जाने वाली थी। गिरोह के शक का कांटा भी आखिरकार सिताइश पर आ टका तो वो महज मुस्कुरा दी। अगर आप भूल गई हैं तो मैं याद करवाती चलूँ, वो मैं ही थी जिसने नूर को पहली बार नाचने पर मजबूर किया। वो मैं ही थी जिस ने नूर को नाचना सिखाया। फिर आप कैसे बगैर किसी सबूत के मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती हैं कि मैं, यानी कि सिताइश, जिसे नाम यहाँ तक कि इसकी खोखली पहचान भी आपने दी, अंदाज ठहरा हुआ था। फिर इसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? वो 4 फीट की बची गई तो गई कहूँ? वो गुस्से से पास पड़े गलदान को हाथ मारते हुए गोया हुई तो सबके चेहरे पर एक बार फिर इज़्तिराब की कैफियत छिलकने लगी, जबकि सिताइश सब में मुतमईन खड़ी थी, जैसे अपने अमाल के ज़रिए जन्नत जीत ली हो। गिरो, मुझे लगता इसमें इज्जत से जीने की ख्वाहिश ने फिर से सर उठा लिया होगा, इसलिए वो हम सबको छोड़कर यहाँ से भाग गई। सिताइश ने अपना ख्याल बयान किया तो उसी लम्हे मोबाइल की स्क्रीन बलनक हुई। वो एक्सक्यूज़ करती हुई कदरे साइड पर हटकर फ़ोन कान से लगाए सुनने लगी, लेकिन ईयरपीस पर उभरने वाली अमरीना की आवाज़ ने एक लम्हे में इसके पैरों से ज़मीन निकाल दी। या अल्लाह, नूर को अपनी हिफाजत में रखना। बे-इख्तियार फ़ोन कान से हटाकर वो दिल पर हाथ रखते हुए नूर के लिए दुआ गो हुई। तभी टीपू घबराया हुआ पुलिस के हमरा अंदर दाखिल हुआ, जिसके पीछे दराब खान मौजूद था, जो हाल में मौजूद तमाम ख्वाजा सिरा में सिर्फ नूर को तलाश कर रहा था। नूर, तुम्हारा मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल जाना वो दिख है जिसे मौत की आखिरी हिचकी तक मेरे साथ रहना। आनम खान।
और नूर के इंतज़ार में मुसलसल लावानज में चक्कर लगाते हुए अपने ख्यालों में नूर से मुखातब थी। तभी दराब खान हाल का दाखिली दरवाज़ा धकेल कर झुके सर और झुके कंधों से निढाल अंदर की तरफ बढ़ आया जैसे अपना सब कुछ हार आया हो। खान नूर कहाँ है? वो दराब खान से मुखातब थी, लेकिन नज़रें मुसलसल बैरूनी गेट की तरफ थी, जैसे अभी 7 साल की नूर वहाँ से खिलखिलाती हुई अंदर दाखिल होगी। खान, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरी नूर? आप तो इसे लेने गए थे ना? वो इसे झुंझुड़ने लगी, जो 8 साल पहले की तरह आज फिर खाली हाथ लुटा था। आनम, वो हमारे पास वापस आने की बजाय जानते बूझते इस दुनिया की भीड़ में खोगा। दराब खान की आवाज़ में वाज़ा कपकपाहट थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आनम के नासमझी से सवाल करने पर दराब खान इसे सब बताता चला गया। नूर कहाँ है? वो गिरोह के सामने मौजूद रूपदार लहजे में इस्तिफसार कर रहा था, जबकि इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो यहाँ नहीं है। मुझे किसी कसम का डरामा नहीं चाहिए। नूर को अभा मेरे सामने लाओ। यकदम दराब खान के धरने की आवाज़ गूंजी। कहाँ से सामने लाऊं? मैं सच कह रही हूँ, वो यहाँ नहीं है। और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज वो यहाँ पर नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। गिरोह अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए दोनों हाथों को कदरे आपस में बजाकर गोया हुई। ये क्या बकवास है? आप लोगों ने इसे कहाँ छुपा रखा? मैंने इसे नहीं छुपाया, बल्कि वो खुद छप गई जब से इसे पता चला कि तुम, यानी कि इसके नाम निहाद माँ बाप इसे यहाँ से लेने आए थे, तो इसने खुद को तुम लोगों की बेहसी से बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना मुनासिब समझा, लेकिन कच्ची उम्र की थी। ये ना सोच सकी कि बाहर की दुनिया कितनी जालिम है, हम जैसे हैजरों को जीने नहीं देती। वो ननगा सर लिए दर दर की ठोकरें खाने और तुमसे बचने के लिए यहाँ से भाग गई। गिरोह ने बरूकत नूर के भाग जाने की वजूहत खुद से गढ़कर दराब खान को सुना दी। समझो, मरे हुए को मजीद मारने के लिए इक़दामात कर दिए गए थे। गिरोह की मीना से निकलने वाले चंद अल्फाज सुनकर दराब खान ने बाकायदा दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से महफूज रखा, लेकिन अंदर कहीं बाएं साइड पर मौजूद दिल पर ज़मीर की मलामत का बोझ बढ़ता महसूस हुआ, तो वो कदम वापस मोड़कर वहाँ से निकल गया। किस तरह से सदा लगाऊं कि वो मेरे कासा में डाल दे तुमको? नूर आनम को सारी बात बताते हुए दिल से इसके लिए एक हौक निकली। अब तो सारी जिंदगी के पछतावे, शर्मिंदगी, कभी ना मिलने वाला सुकून दराब खान की ज़ात का हिस्सा बनने वाले थे। जबकि आनम एक बार फिर से नूर की जुदाई पर टूटी, लेकिन इस बार का टूटना ज़्यादा खतरनाक था। जूं ही इसे होश आया तो खुद को नरम बिस्तर पर लेटे पाया। वो इर्द गिर्द के माहौल से खुद को मानूस कर रही थी कि अचानक जहन के पर्दे पर कल की अंधेरी रात के खौफनाक लम्हात पूरी आबो ताब से अपनी वहशत फैलाए असको खुद से मज़ीद नफरत करने पर मजबूर कर रहे थे, जबकि वो अभी तक इस बात से बेखबर थी कि कल रात इसकी आधी अधूरी ज़ात को दूसरी आधी अधूरी ज़ात ने मुकम्मल ज़ात की दरिंदगी से बचाकर इसमें से ज़िंदगी जीने की उमंग को मरने नहीं दिया। वो इन्हीं सोचों में गिरफ्त थी जब कोई यकदम कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, तो वो खुद पर ओढ़ी चादर को मज़ीद ऊपर तक ले गई।